या तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज का हम लोगों का जो लेक्चर है दैट इज ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो जब आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग का कोई भी डिसीजन लेते हो, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरने का डिसीजन लेते हो, तो कौन से फैक्टर है जिनके बेस पर आपका डिसीजन डिपेंड करता है, या यूं कह लूं कि कौन से फैक्टर है जिसके बेस पर आप ये तय करते हो कि आपको किस मार्केट में उतरना है, कौन से इंटरनेशनल मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, या कौन से कंट्री को आपको अपना गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करना है। कौन से फैक्टर है जिनके बेस पर ये डिसीजन लिया जाता है, वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, कह लीजिए आप। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। बेसिकली दो तरह के फैक्टर होते हैं, जिसमें एक होता है फर्म स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर। तो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। फर्म स्पेसिफिक फैक्टर मतलब क्या? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के बेस पर, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेस पर ये डिसाइड करता है कि उसको अपने इंटरनल ऑब्जेक्टिव के बेस पर ये डिसाइड करता है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना है या नहीं उतरना। तो ऐसे कौन से इंटरनल फैक्टर है, या कह लीजिए फर्म स्पेसिफिक फैक्टर है, जिसके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है या जो इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को रिगार्डिंग एंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो द वेरी फर्स्ट वन, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, दैट इज रेट ऑफ प्रॉफिट। गाइस, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, एवरी बिजनेस हैव वन सिंगल ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक्सपोर्ट बिजनेस द्वारा आप जो अर्न कर रहे हो, देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर रहे हो और जो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस का प्रॉफिट है, अगर वो आपके डोमेस्टिक बिजनेस से ज़्यादा है, हायर है, तभी आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरोगे। बहुत सीधी सी बात है। अगर लोकल मार्केट में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मार्केट, तो जो एक्सटर्नल मार्केट के कल हम लोगों ने देखा कि अगर मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग में उतरता हूँ तो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना, वो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें इन्वॉल्व होना, और फिर प्रॉफिट कम मिले तो यार मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप इंटरनेशनल मार्केट में तब उतरते हो जब वहाँ का रेट ऑफ प्रॉफिट आपके डोमेस्टिक मार्केट यानी कि लोकल मार्केट से ज़्यादा है। अभी दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज हैंडीक्राफ्ट आइटम, फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज ले लीजिए। इन सब चीज़ों के केस में पॉसिबल हो सकता है। प्रॉफिट के अलावा एट अ टाइम एक्सपोर्ट मार्केटिंग में हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू इंक्रीज इन गुडविल। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरते हो तो आपके लोकल जो कस्टमर है, उनको ये एहसास हो जाता है कि यार ये बंदा तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर रहा है, तो आपका जो रेपुटेशन लोकल मार्केट में है वो भी काफ़ी बिल्ड हो जाता है, आपके लिए काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो आपको ये लोकल मार्केट में भी हेल्प करेगा और डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में भी हेल्प करेगा। तो याद रखिए, जब भी आप डिसीजन ले रहे हो किसी भी कंट्री में उतरने का, मान लीजिए आपको चाइना में बिजनेस करना है या फिर यूएस में, तो आप बिजनेस वहीं करोगे जहाँ का रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देन बात करते हैं रिकवरी ऑफ आर एंड डी एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। आर एंड डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गाइस, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात अगर हम लोग करें, लाइक मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी खर्च करती है। नए नए इम्प्रूव प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी खर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया जाता है। अब होता क्या है कि आपका जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसे में आप इतने कम समय में, मान लीजिए कि आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, विद इन 2 और 3 मंथ आपका जो प्रोडक्ट है वो पीक पे जाता है और विद इन 2 और 3 मंथ वो वापस से डाउन हो जाता है, और इतने कम समय में आप अपना सारा एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है, अगर एक फर्म को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, मान लीजिए, और मार्केट में मान लीजिए कोई पेटेंट प्रोटेक्शन वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में फर्म क्या करता है, फर्म अपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करता है। जब इस मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट डाउन होने लगे, तो वो उसी प्रोडक्ट को क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या करता है, वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है ताकि वहाँ जाकर वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसको रिकवर कर सके। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दूंगा। हम लोग 4G यूज़ करते थे। ये 4G एक्चुअली सबसे पहले जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था। जापान में होने के बाद में जब जापान में जब 5G लॉन्च हुआ तो 4G जो है वो एब्सोल्यूट हो गया, कह लीजिए।
तो उस प्रोडक्ट को जापान ने इंडिया को सेल किया और इंडिया में फिर वो प्रोडक्ट चलने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है वो रिकवर करने के लिए आपको मैनी टाइम इंटरनेशनल मार्केट में उतरना पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक विजन। ये बहुत सिंपल है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट इसी पर्पज से होती है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, मतलब उनका जो स्ट्रैटेजिक विजन है वो यही है कि कैसे भी डोमेस्टिक मार्केट में कमांड बनाया जाए और उसके बेस पर इंटरनेशनल मार्केट में उतरा जाए। तो ऐसे में ये जो फर्म है ये इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, आप कह लीजिए। जो फर्म डिजायर द फर्म विच डिजायर टू ग्रो एंड एक्सपांड एंड द फर्म वांट नीड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव, ऐसे फर्म्स जो है वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हैं और अपने डिजायर को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक विजन को पूरा कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आप कह लीजिए इंटरनल फैक्टर है, फर्म रिलेटेड फैक्टर है, वो है सेल एंड प्रोडक्शन स्टेबिलिटी। गाइस प्रोडक्शन स्टेबिलिटी, स्पेशली आप सीजनल आइटम की अगर मैं आपको बात बताऊं, सीजनल प्रोडक्ट के केस में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि आप सीजनल प्रोडक्ट में आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है एंड देन फिर उसके बाद सेलिंग जो है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप वुलन क्लोथ। तो विलन क्लोथ इंडिया में कब बिकेगा? तो गाइस विलन क्लोथ का सेलिंग जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में होगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हो तो दूसरे कंट्रीज में जहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है, भले ही आपके यहाँ समर सीजन हो, आप वहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ऐसे आपका सेल्स और प्रोडक्शन स्टेबिलिटी जो है वो बना रहेगा। इसीलिए प्रोडक्शन और सेल्स स्टेबिलिटी के लिए आप कह लीजिए कि आप एक्सपोर्ट मार्केट में उतर सकते हो। देन बात आती है एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जो कभी पीक पर भी होगा और कभी आप कह लीजिए कि आपका प्रोडक्ट लाइफ लाइफ साइकिल जो है वो ड्रॉप पर भी होगा। जब आप पीक पर होते हो तो आप बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करते हो, लेकिन जब आप थ्रव पे हो, यानी जब आप कह लीजिए कि आप मार्केट में डाउन पोजीशन पर हो, तो उस समय में जब आप डाउन पोजीशन हो पे हो, तब उस समय में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने के लिए, आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये जो एरिया है इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए मार्केट में टिके रहने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरने का डिसीजन लेते हो, कह लीजिए। सिमिलरली एग्जांपल दिया गया लाइक जो ओल्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, अगर आप देखोगे तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है मे हैव लो और नो डिमांड इन होम कंट्री। जापान में 4G और 5G का डिमांड नहीं है, लेकिन जो लेस डेवलप कंट्रीज है, मान लीजिए जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, वहां पर उन प्रोडक्ट का अच्छा खासा डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है वहां पर आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा करने से आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ जाएगा। आपका प्रोडक्ट ज्यादा समय के लिए मार्केट में रह पाएगा, भले ही आपके मार्केट में ना रहे लेकिन किसी इंटरनेशनल मार्केट में रह सकता है। ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर्स। अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आपके देश में किसी एक प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में ड्राइव फर्म टू एंटर इन द ओवरसीज मार्केट सिंस 1991 पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, सेवरल इंडियन फर्म सिस्टमैटिकली प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल। देखिए क्या होता है, जब आपके देश में इंटरनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। ऐसे केस में काउंटर कंपटीशन पर्पस के लिए आप कह लीजिए अपना जो आपके देश का कंपटीशन है उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए और जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फॉरेन कॉम्पिटिटर के साथ में डील करना पड़ता है, आपको फॉरेन मार्केट में उतरना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा जो टीवी है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा टीवी मैन्युफैक्चरर है, तो मान लीजिए मेरा टीवी सेल नहीं हो रहा है, बट अगर यही टीवी मैं मान लीजिए नेपाल में जाकर सेल करूँ तो वहाँ पर मेरा टीवी सेल हो सकता है। यही रीज़न है कि बहुत सारी जो कंपनी है लाइक सैमसंग, ओनिडा, कह लीजिए सोनी, इनिशियल डेज में उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया, आप कह लीजिए वो इंडिया की तरफ आए। रीज़न एक ही था कि उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, इसीलिए वो इंडिया में आकर ओवरऑल काउंटर इफेक्ट देना चाहते थे, कंपटीशन का प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। तो कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट एक रीज़न हो सकता है। देन बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। अगर आप देखोगे डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट मतलब डोमेस्टिक मार्केट सिचुएशन, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से, बहुत सारे आप कह लीजिए डोमेस्टिक मार्केट रीजन है जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना पड़ता है। कुछ सिंपल रीजन है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट का मतलब होता है डोमेस्टिक मार्केट का सुकड़ना या फिर कह लीजिए डोमेस्टिक मार्केट का कम हो जाना।
अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। यूएस में अगर हम लोग देखें तो जो यूएस स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक टीवी सेट एक्सेट्रा एग्जिट द टोटल नंबर ऑफ हाउस। यूएस में अगर 10 मान लीजिए 10 घर है अगर, तो वहाँ पर 20 टीवी बनाई जाती है। होता क्या है कि वो लोग 10 टीवी जो डोमेस्टिक 10 कंज्यूमर उनको सेल करने के बाद में बचा हुआ जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। चाइना भी यही करता है। चाइना इकोनॉमिक ऑफ स्केल की बात करता है। उनका रिक्वायरमेंट अगर 100 यूनिट का है तो वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, और जो बचा हुआ यूनिट है वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। तो अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो रहा है गाइस, अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट कम हो रहा है, तो ऐसे में आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरने का डिसीजन ले सकते हो। देन उसके बाद में इकोनॉमिक ऑफ स्केल की बात करते हैं। जब आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल का नाम लेते हो तो एक नाम निकल कर आता है जिसको आपने भी सुना होगा, चाइना। गाइस, चाइना इकोनॉमिक ऑफ स्केल में आप कह सकते हो फादर फिगर है। चाइना हमेशा इकोनॉमिक ऑफ स्केल को एंजॉय करता है। चाइना जितना नीड से उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट कम हो जाता है, और इसीलिए चाइना जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस में प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कर पाता है। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल को एंजॉय करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए अल्टीमेटली आप इंटरनेशनल मार्केट चूज कर सकते हो। देन बात आती है डोमेस्टिक रिसेशन। जैसे कि मैंने बताया, अगर इंडिया में मंदी है, जैसे हम लोग अर्ली 90s की अगर बात करें, इंडिया में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मंदी थी, इसीलिए जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी उन्होंने फॉरेन मार्केट को चूज़ किया। तो लोकल मार्केट में आपके बहुत ज़्यादा रिसेशन है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर उस रिसेशन को जो काउंटर इफेक्ट है वो ले सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ की। सीधी सी बात है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करना है तो ऐसे में ग्रोथ इज द अनदर रीजन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन आप कह सकते हो। गाइस, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? कॉमन फैक्टर्स आपको पता है, जब आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाओगे, जब आपके लोग हैवी इनकम अर्न करेंगे, जब आपके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। और इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जी। कुछ स्पेशल कुछ कंट्रीज़ का नाम लूँगा मैं, लाइक चाइना की बात करूँगा मैं। चाइना क्या करता है, चाइना हो या इंडिया भी अगर आप देखोगे, तो ये फास्टेस्ट ग्रोथ रेट वाली कंट्रीज में इन्वॉल्व है। हालांकि इंडिया का कुछ समय से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फास्टेस्ट ग्रोथ रेट वाला कंट्रीज है। इन कंट्रीज ने क्या किया, इन कंट्रीज ने ओवरऑल इंटरनेशनलाइजेशन को अपना बेस बनाया। चाइना ने स्पेशली इंटरनेशनलाइजेशन को, इंटरनेशनल ट्रेड को अपना बेस बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके सारे मार्केट को कैप्चर करने में चाइना का नाम आता है। तो ऐसे करने की वजह से ही चाइना का जो जीडीपी है वो इम्प्रूव हो रहा है। चाइना का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो इम्प्रूव हो रहा है। तो यही होता है कि जब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उसके लिए ट्रेड जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देन बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, आपने ट्रेडिंग ब्लॉक का कॉन्सेप्ट देखा है। कुछ कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, लाइक जैसे आप एशियन कंट्रीज देख लोगे, एशियन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। सिमिलरली नाफ्टा है। तो ये कुछ कंट्रीज है जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा इंडो जापान एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंडर में जापान अपनी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को सेल करेगा। ऐसा जापान ने आप कह लीजिए एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ में। सिमिलरली इंडिया ने और भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, लाइक साउथ कोरिया के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया है। ऐसे में सच एग्रीमेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। जो इंडियन फर्म्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो साउथ कोरियन मार्केट में, जापानीज मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट का फायदा उठाने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट में उतरती हैं। गाइस, सिमिलरली गवर्नमेंट इंसेंटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हो, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरते हो, तो इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के बाद आपको बहुत सारे नंबर ऑफ इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में क्या होता है कि आपका जो भी टैक्स आप भरते हो वो आपको रिटर्न मिल जाता है। एक्साइज एग्जम्पशन यानी आपको कोई एक्साइज भरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस का मतलब होता है आपको इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के लिए जो भी ज़रूरी बेनिफिट है या फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारा फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह, जो प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है उनको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने में ये स्कीम जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से आप कह लीजिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, बट ओनली व्हेन यू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट। तो मोस्टली आप उसी मार्केट में उतरते हो या उसी गुड्स के लिए एक्सपोर्ट करते हो जिसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, या फिर कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। गाइस, आज आप यूएस में बनने वाला प्रोडक्ट खरीद पाते हो क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग अवेलेबल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हो।
तो आसान भाषा में मैं यही कहूँगा कि बहुत सारा जो आज जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है या जो आजकल हम लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल करके हम लोग ओवरऑल इंटरनेशनलाइज़ेशन कर सकते हैं, ओवरऑल हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हैं। तो आज आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेट के द्वारा किसी भी देश दुनिया के किसी भी कोने में सेल कर सकते हो। यही रीज़न है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग का जो प्रमोशन है वो काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाया है। गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करूँगा डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ आपको भी पता है 1995 में ये ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर्म हुआ था। या फिर यूँ कह लीजिए कि गैट्स जो बनाया गया था, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसी को कन्वर्ट किया गया था 1995 में डब्ल्यूटीओ से। तो डब्ल्यूटीओ ने गैट को रिप्लेस किया था। डब्ल्यूटीओ में 4 मेजर एग्रीमेंट है आप कह लीजिए। जो 4 मेजर एग्रीमेंट है दैट इज़ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस यानी गैट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम और ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप। ये 4 एग्रीमेंट के द्वारा सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाता है और यही रीज़न है कि ड्यू टू डब्ल्यूटीओ जो मेंबर नेशन ने जो रेस्ट्रिक्शंस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर या फॉरेन ट्रेड के ऊपर, वो रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं और यही रीज़न है रेस्ट्रिक्शन कम होने की वजह से ओवरऑल जो इंटरनेशनलाइज़ेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो फिर से मैं कहूँगा कि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरने की बात करते हो गाइस, 2 तरह के फैक्टर होते हैं। एक होते हैं फर्म स्पेसिफिक फैक्टर जिनको इंटरनल फैक्टर कहा जाता है। तो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं जिनको इंटरनल फैक्टर कहा जाता है। दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगेन मैं रिपीट करूँगा, फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स में हम लोगों ने रेट ऑफ प्रॉफिट देखा कि भाई जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही देश में ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। रिकवरी एंड ऑफ आर-एन-डी एक्सपेंडिचर देखा कि यार अगर डोमेस्टिक मार्केट में आपका आर-एन-डी एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर जाते हो। देन स्ट्रैटेजिक विजन देखा कि कुछ फर्म का इंटेंशन ही होता है कि उनको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना है और इसीलिए वो इंटरनेशनल अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या कंपटीशन को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हैं। सेल्स एंड प्रोडक्शन स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने देखा कि यार अगर आपको अपना लंबे समय तक स्टेबिलिटी मेंटेन करना है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना पड़ेगा। देन एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा। यस, हो सकता है आपके देश में आपके प्रोडक्ट का वैल्यू खत्म हो गया हो लेकिन दूसरे देश में उसका वैल्यू अब भी हो सकता है। तो उस वैल्यू को गेन करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सपांड करने के लिए आप कह लीजिए हमेशा पीक पोजीशन पे रहने के लिए और थ्रफ पोजीशन से बचने के लिए आप इंटरनेशनलाइजेशन में जा सकते हो। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे हमने जिसमें हम लोगों ने देखा डोमेस्टिक मार्केट कंपटीशन। आपके मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है डोमेस्टिक मार्केट में तो उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए आप कह लीजिए काउंटर इफेक्ट देने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हो। साइमल्टेनियसली देखा हम लोगों ने कि डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट है, कुछ डोमेस्टिक मार्केट फैक्टर है। लाइक आपका डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, छोटा हो चुका है, तो आप मार्केट को एक्सपांड करने के इंटेंशन से इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हो। इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंजॉय करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन द सेंस व्हाट, आप कह सकते हो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। आप मैक्सिमम क्वांटिटी आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हो ताकि कॉस्ट कम हो जाए। चाइना का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, चाइना हमेशा यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। सिमिलरली आप बात कर लीजिए डोमेस्टिक रिसेशन। आपके देश में बहुत ज़्यादा मंदी है जैसे 1990 में थी, तो उस समय बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर ने फॉरेन मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सप्लोर किया था। तो देश में अगर आपके बहुत ज़्यादा मंदी है, रिसेशन है, तो उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हो। इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, सीधी सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इनकम इन द कंट्री, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूवेशन आप कह सकते हो। तो इनकम क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हो। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गेन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह लीजिए आप। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों ने देखा एक कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था ट्रेडिंग ब्लॉक का। ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब ही होता है कह लीजिए इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ द नेशन। तो बहुत सारी कंट्रीज जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द्वारा भी हो सकता है। 2 कंट्री का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। लाइक मान लीजिए इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो ऐसे में जो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो जापान और साउथ कोरिया में जाकर अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश करती है बिकॉज़ दे हैव अपॉर्च्युनिटी देयर। देन हमने देखा कि गवर्नमेंट इंसेंटिव है जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, एक्साइज एग्जम्पशन है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस है। तो इस तरह के जो जितने भी बेनिफिट है अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि आप एक्सपोर्ट में उतर जाते हो ताकि वो इंसेंटिव आपको मिल सके। लास्ट
सेकंड लास्ट पॉइंट हमने देखा कि इंफॉर्मेशन एंड मीडिया रिवॉल्यूशन। आपने देखा कि जैसे आईसीटी टेक्नोलॉजी के इम्प्रोवाइजेशन के लिए बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे जो कंपनीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में उतर पा रही है। आज आप इंडिया में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाते हो। द रीजन इज ओनली वन, बिकॉज यू हैव अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू हैव अ मीडिया टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप ये कर पा रहे हो। तो मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईसीटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के लिए। लाइक आप वही मार्केट में उतरते हैं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा डब्ल्यूटीओ के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में गेट को रिप्लेस करके बनाया गया था। 4 एग्रीमेंट है इसके अंडर में, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ट्रेड, सिमिलरली ट्रिम्स, गैट्स और एओए। तो इन एग्रीमेंट के बेस पर जो मेंबर नेशन है वो आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट्रिक्शन कम करते हैं। जब ये रेस्ट्रिक्शन कम होता है तो उससे ट्रेड जो है वो इम्प्रूव होता है। तो गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कहना चाहूंगा कि ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये आंसर लर्न करोगे। कोई भी डाउट होगा तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पेज पर ही आपको मेरा ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये सेशन में कंप्लीट कर रहा हूँ, या कह लीजिए ये सेशन यहाँ हम लोग एंड कर रहे हैं। अभी मैं आपको अनम्यूट करूँगा, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।